नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र लोकेश श्रीवास्तव। हम डिस्कशन कर रहे हैं कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग एग्जाम 2025 के एफ कार्ड एग्जाम की। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50। ये सेकंड पार्ट है इसी सीरीज का। इसमें हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100। ये डिस्कशन इसलिए बड़ा फ्रूटफुल है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स इसी पे डिपेंडेंट होने वाले हैं और इसी को बेस बना के आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025 फॉर एफ कार्ड एग्जाम, कस्टम ब्रोकर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो था वो वैसे सिलेबस के अंदर ही आता है आपके कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग एग्जाम के, बट सिलेबस में आते हुए भी ये आउट ऑफ स्कोप टाइप का क्वेश्चन है। उसका रीजन ये है कि 5224 एचएस कोड्स हैं आपके कस्टम टैरिफ एक्ट में, और वो जो मोर देन 5000 एंट्रीज हैं उसमें से एग्जैक्ट एचएस कोड याद रखना किसी एक पर्टिकुलर आइटम का, ये बड़ा मुश्किल है। और इस तरह के दो क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं जिसमें एग्जैक्ट एचएस कोड एट द 8 डिजिट लेवल पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। रीजन के 5000 एंट्रीज याद करके आप इसका आंसर दे सकते हो, अदरवाइज दे नहीं सकते हो। और अगर कस्टम के बड़े से बड़े ऑफिसर्स भी, उनको भी बोला जाए कि विदाउट टैरिफ आप इसका एचएस कोड बता दो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बता पाएंगे। एनीवेज क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर जरूर होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द कस्टम टैरिफ हेडिंग सीटीएच ऑफ मोजेरेला चीज। मोजेरेला चीज का कस्टम टैरिफ हेडिंग क्या है? तो मोजेरेला चीज का कस्टम टैरिफ हेडिंग सीटीएच जो है वो है 04061010। डी जो है लास्ट वाला मोजेरेला चीज का एचएस कोड है, एग्जैक्ट मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। एज पर द नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग स्मॉल क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोकीन अंडर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 इज, देखिए एक्ट में जितने भी एनडीपीएस के आइटम्स हैं उनके लिए अलग अलग स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी का कंसेप्ट है। तो फॉर कोकीन एक एसओ था, स्टैंडर्ड ऑर्डर 527/1996, जो बाद में अपडेट हुआ 1055 2001 में। एज पर दैट स्टैंडिंग ऑर्डर कोकीन की स्मॉल क्वांटिटी जो होती है वो 2 ग्राम्स होती है और कमर्शियल क्वांटिटी जो होती है वो 100 ग्राम्स होती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हम पढ़ते हैं। ए कहता है 2 ग्राम्स, बी कहता है 0.5 ग्राम्स, सी कहता है 8 ग्राम्स एंड डी कहता है 5 ग्राम्स। 2 ग्राम्स इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि कोकीन के लिए 2 ग्राम्स स्मॉल क्वांटिटी है और 100 ग्राम्स जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। एज पर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, what specific requirement is needed
फॉर ए ट्रेडमार्क टू बी रजिस्टर्ड। ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है? पहला है मस्ट बी टेस्टेड। तो देखिए, ट्रेडमार्क जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। मस्ट हैव डिस्टिंक्टिवनेस, तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स होने चाहिए, वो अलग से दिखाई दे दूसरे ट्रेडमार्क्स के साथ, दूसरे मार्क्स के साथ, वो डिस्टिंक्टिव हो, अलग से खड़ा दिखाई दे। तो ये फीचर सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ यूनिक हो, कुछ अलग सा हो, कुछ डिस्टिंक्टिव हो, तब वो ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। तो यू करेक्ट आंसर इज डी। सी कहता है मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर 5 इयर्स। तो इस तरह की कोई कंडीशन है नहीं ट्रेडमार्क एक्ट में। मस्ट रिजेंबल अदर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, दूसरे ट्रेडमार्क्स के साथ रिजेंबल करता हो। तो अगर रिजेंबल करेगा दूसरे ट्रेडमार्क्स के साथ तो उसका रजिस्ट्रेशन कभी भी ग्रांट नहीं होगा। और वैसे ये जो क्वेश्चन है ट्रेडमार्क्स का, ये CHA के लिए, कस्टम ब्रोकर के लिए आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना कस्टम ब्रोकर का काम नहीं है। ट्रेडमार्क अगर आपका रजिस्टर्ड है, उसका IPR रजिस्ट्रेशन करवाना कस्टम ब्रोकर का काम है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। एज पर कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2007, what percentage of business a person should own to be considered as a related party? तो रिलेटेड पार्टीज कब मानी जाएंगी, ये इसके रूल 2 में दिया हुआ है। कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2007। उसमें जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आप किसी बिजनेस में 5% से ज्यादा या 5% या उससे ज्यादा ओन करते हो तो दोनों पार्टीज रिलेटेड पार्टीज मानी जाएंगी। ए कहता है 3%, बी कहता है 5%, सी कहता है 10%, डी कहता है 15%, बी इज योर करेक्ट आंसर 5%। क्वेश्चन नंबर 55, सेम क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन 51। CTH पूछा है अप टू 8 डिजिट लेवल। तो उसी तरह से आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चन है, ऑल्दो विद इन द सिलेबस है, बट स्टिल आउट ऑफ स्कोप है फॉर CHA और फॉर एनीबॉडी, क्योंकि 8 डिजिट लेवल तक HS कोड याद करना किसी के बस की बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी में काम ना कर रहे हो, आप HS कोड 8 डिजिट लेवल तक नहीं बता सकते। ये कहता है व्हाट इज द कस्टम टैरिफ हेडिंग CTH ऑफ टामारिंड कैमेल पाउडर। इमली दाना पाउडर जो होता है, इमली जो होती है उसका जो बीज होता है उसके पाउडर का HS कोड पूछा है। उसका जो HS कोड होता है एग्जैक्ट होता है 13023910, और ये अगर हम मैच करते हैं तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट आता है। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। अंडर प्रोविजंस ऑफ द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, a substance is declared control substances by control substances कौन डिक्लेयर करके देता है? हु विल डिक्लेयर कि दिस इज ए कंट्रोल्ड सब्सटेंस, ये पूछता है एज पर NDPS। देखिए, इस तरह की जो सब्सटेंसेस होती हैं वो हमेशा गवर्न होती है, उन पे टाइट कंट्रोल, जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है वहां प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस लाने के जो पावर्स होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को।
तो पढ़ लेते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी। डीजीएफटी सिर्फ पब्लिश करता है, बट प्रोहिबिशन कौन लाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी। सी कहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये सिर्फ नोटिफिकेशन निकालता है, नोटिफाई करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, एनसीबी इन्वेस्टिगेशंस करती है। तो ये जो डिफाइंड है एनडीपीएस के सेक्शन 2 के सबसेक्शन टी के डी पार्ट में एनडीपीएस पे जो प्रोहिबिशन लाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। As per the notification specifying small quantity and commercial quantity of drugs, small quantity of heroin under Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 is हेरोइन के लिए स्मॉल क्वांटिटी क्या होगी? तो मैंने जैसे आपको बताया कि हेरोइन के लिए या किसी भी अदर सब्सटेंसेस के लिए जो कंसेप्ट है स्मॉल क्वांटिटी का एंड कमर्शियल क्वांटिटी का, वो डिफरेंट है। विद रिगार्ड टू हेरोइन, it is 5 grams and commercial quantity is 250 grams। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए कहता है 50 ग्राम्स, बी कहता है 2 ग्राम्स, सी कहता है 5 ग्राम्स, डी कहता है 10 ग्राम्स। सो योर सी आंसर इज करेक्ट, 5 ग्राम्स। एंड अगर कमर्शियल क्वांटिटी हेरोइन की पूछी गई होती तो इट इज 250 grams। Coming to next, question number 58. How many digits are there in a PCIN, primary cargo identification number, assigned by customs to identify a cargo contained in a single transport document, mentioning actual buyer and seller? PCIN जो होता है, प्राइमरी कार्गो आइडेंटिफिकेशन नंबर, कस्टम डिपार्टमेंट जनरेट करता है। हर शिपमेंट के लिए एक पीसीआईएन होता है और हर मास्टर के लिए या हाउस के लिए होता है पीसीआईएन। एमसीआईएन होता है मास्टर के लिए, मास्टर कार्गो आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक एमसीआईएन मास्टर कार्गो आइडेंटिफिकेशन नंबर में कई सारे पीसीआईएन हो सकते हैं। एक मास्टर में कितने भी हाउस हो सकते हैं। हाउस के नंबर को पीसीआईएन कहते हैं, मास्टर के नंबर को एमसीआईएन कहते हैं। और ये कस्टम डिपार्टमेंट अलॉट करता है सो दैट कि कार्गो को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया जा सके। ये 18 डिजिट का नंबर होता है। पढ़ लेते हैं। ए कहता है 18 डिजिट्स, बी कहता है 12 डिजिट्स, सी कहता है 15 डिजिट्स, डी कहता है 8 डिजिट्स। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, 18 डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 59। Is the importer liable to pay duty on any imported goods pilfered after unloading from the vessel and before an order for clearance for home consumption or deposit of the said goods in a warehouse is made by the proper officer of custom? कोई भी आइटम जो पिल्फर हो गया है एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, पिल्फर्ड गुड्स पे इंपोर्टर को ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना होता है। एंड एज पर सेक्शन 45 वो पिल्फर्ड गुड्स पे जो ड्यूटी का पेमेंट करेगा वो कस्टोडियन करता है। तो ये कहता है इज द इंपोर्टर लायबल टू पे ड्यूटी ऑन एनी इंपोर्टेड गुड्स पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग from the vessel and before an order for clearance for home consumption or deposit of the said goods in a warehouse is made by the proper officer of customs? तो इंपोर्टर लायबल नहीं होता, कौन लायबल होता है?
ये लाइबल होता है आपका कस्टोडियन। अब यहाँ ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक आंसर्स। ये कहता है यस ऑलवेज, तो ड्यूटी देता है इंपोर्टर, नहीं देता है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। बी कहता है नो ऑलवेज, कभी नहीं देता, तो नो ऑलवेज ये एग्जैक्ट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? नो ऑलवेज। बट स्पेसिफिक कंडीशन के साथ एक और अल्टरनेटिव दिया हुआ है, और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? यस ओनली व्हेन सच गुड्स आर रीस्टोर्ड टू द इंपोर्टर आफ्टर पिलफरेज। पर अगर पिलफरेज हुआ, छोटी चोरी हुई, उसके बाद वो रीस्टोर कर दिया गया माल, मतलब चोरी हुआ, वापस मिल गया, वापस आपके माल के साथ, वापस आपकी गुड्स के साथ रीस्टोर हो गया, तब तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये स्पेसिफिक आंसर इसका हो गया, क्योंकि ये जो लाइंस लिखी हुई है वो सेक्शन 13 में से लिखी हुई है, और उसकी अगली लाइन जो है वो ये कहती है कि अगर रीस्टोर कर दिया जाएगा तो इंपोर्टर को ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो सी इज योर करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज वेरी स्पेसिफिक। तो हमेशा ध्यान रखिए, जनरल आंसर से स्पेसिफिक आंसर ज्यादा सही होता है। जनरलिटी will be superseded by the specific answer. तो योर आंसर इज सी। डी कहता है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 60, अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ द डिजाइन एक्ट 2000 does the controller grant a certificate of registration to the proprietor of design when registered? सबसे पहली बात तो ये कि किस सेक्शन में आपको डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ये परव्यू होता है इंपोर्टर का, एक्सपोर्टर का। इससे कस्टम ब्रोकर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कस्टम ब्रोकर करवाने नहीं जाएगा। कस्टम ब्रोकर सिर्फ आईपीआर का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा कस्टम के पास, और जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा तब ये डिजाइन एक्ट वाला सर्टिफिकेट उसके हाथ में होगा, तभी रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। कस्टम डिपार्टमेंट तभी रजिस्ट्रेशन देगा। एनीवेज, अगर क्वेश्चन आया है तो हमें डिस्कस करना है, अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ डिजाइन एक्ट 2000 एक्ट के किस सेक्शन, 2000 के डिजाइन एक्ट के किस सेक्शन में कंट्रोलर ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? कंट्रोलर किस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है? टू द प्रोपराइटर ऑफ डिजाइन व्हेन रजिस्टर्ड। डिजाइन के प्रोपराइटर को रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट करता है? सेक्शन 7(1) ऑफ द डिजाइन एक्ट 2000 ये कहता है। तो सेक्शन 7(1) में जो पब्लिकेशन की बात करता है, सेक्शन 7(1). सेक्शन 8(3) ऑफ द डिजाइन एक्ट ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिजाइन की बात करता है, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3। सेक्शन 9(1) ऑफ द डिजाइन एक्ट 2000 ये सर्टिफिकेट ग्रांट करने की बात करता है। एंड सेक्शन 10(b) ऑफ द डिजाइन एक्ट ये रजिस्टर ऑफ डिजाइन की बात करता है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 of the Design Act 2000. This is your correct answer. Question number 61. What is the amount of bank guarantee required to be furnished by entities other than authorized economic operator for operating under Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations SCMTR 2018? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनाया है। रीजन बीइंग कि पहले जो बैंक गारंटी देनी होती थी SCMTR के रजिस्ट्रेशन में, वो बैंक गारंटी देनी होती थी 10 लाख रुपीस, और सून आफ्टर उसमें अमेंडमेंट आया और उसको कर दिया गया 5 लाख रुपीस।
तो देख लेते हैं 5 लाख रुपीज किस ऑप्शन में है। तो ए कहता है 5 लाख रुपीज, बी कहता है 10 लाख रुपीज, सी कहता है 15 लाख रुपीज, डी कहता है 3 लाख रुपीज। ए इज योर करेक्ट आंसर, 5 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 62, under which section of Customs Act 1962 are custom duties levied on imported goods? कस्टम एक्ट के किस सेक्शन में इंपोर्ट ड्यूटी लेवी होती है? देखिए, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो चाहे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, अगर कस्टम ड्यूटी लेवी हो रही है तो वो अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट होती है हमेशा। पढ़ लेते हैं। ए कहता है सेक्शन 17 असेसमेंट होता है सेक्शन 17 में, सेक्शन 12 इसमें ड्यूटी लेवी होती है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सेक्शन 13 पिलफरेज ऑफ गुड्स, जो हम पीछे पढ़ रहे थे। सेक्शन 18 प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में है। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। क्वेश्चन नंबर 63, पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन इज प्रोहिबिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ डिजाइन एक्ट 2000? पायरेसी के बारे में जो बात करता है वो डिजाइन एक्ट का सेक्शन 22 बात करता है। एंड ऑप्शंस आर सेक्शन 22, सेक्शन 21, सेक्शन 20, सेक्शन 23। सेक्शन 22 स्पेसिफिकली पायरेसी के बारे में बात करता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957? कॉपीराइट एक्ट 1957 में इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट को तोड़ने पे, उसका वायोलेशन करने पे पेनल्टी का क्या प्रोविजन है? तो कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 63, 63A, 63B बात करता है फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट की फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। ए कहता है नो पेनल्टी, तो कोई भी राइट्स का वायोलेशन होगा नो पेनल्टी, ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है। बी कहता है फाइन ओनली, तो ऐसा भी नहीं है। सी कहता है बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। डी कहता है इम्प्रिजनमेंट ओनली। सो सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर वायोलेशन ऑफ कॉपीराइट, बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। क्वेश्चन नंबर 65, what percentage of CIF value of authorization will be permitted duty free in the import of mandatory spares which are required to be exported supplied with the resultant product? ये क्वेश्चन इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ रॉन्ग ड्राफ्टिंग। ये बात करता है स्पेयर्स की, पर ऑथराइजेशन की बात करता है और स्पेयर्स की बात करता है, पर ऑथराइजेशन का नाम नहीं बताता है। तो ये जो क्वेश्चन है अपने आप में इनवैलिड क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आपको ऑथराइजेशन का नाम नहीं पता होगा तो आप कैसे कंसीडर करोगे कि इज इट एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी, डीएफआईए और व्हाटएवर, किस ऑथराइजेशन की बात करता है आपको कैसे पता होगा? एनीवेज, ये जो बात करता है वो करता है ईपीसीजी लाइसेंस की, क्योंकि सिर्फ ईपीसीजी लाइसेंस में मैंडेटरी स्पेयर्स के लिए प्रोविजन। तो ये कहता है 12%, 18%, 10%, 15%, तो इट इज सी, 10%, राइट। क्वेश्चन नंबर 66, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884 does the central government makes rules for licensing of the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export of explosives? तो यस, डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनाती है। और किस सेक्शन में बनाती है ये पूछा गया है। ए कहता है सेक्शन 5A ऑफ द एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1984। 5A जो बात करता है वो इंडिविजुअल्स हु आर engaged
ऑलरेडी इन एक्सप्लोसिव्स डीलिंग। तो सेक्शन 5A में लाइसेंस नहीं मिलता है। सेक्शन 6A बात करता है प्रोहिबिशन ऑन मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट एंड पोजीशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स, इसमें भी लाइसेंस नहीं मिलता है। सेक्शन 5 ऑफ द एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884, इसमें लाइसेंस ग्रांट होता है एक्सप्लोसिव्स के लिए। एंड सेक्शन 6 जो है वो पनिशमेंट ऑफ अवेटर, अवेटमेंट कोई करता है उसको पनिशमेंट की का प्रोविजन है सेक्शन 6 में। तो योर करेक्ट आंसर इज सेक्शन 5 ऑफ द एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884। क्वेश्चन नंबर 67, which of the following is excluded from the computation of aggregate turnover under CGST Act 2017? CGST एक्ट में एग्रीगेट टर्नओवर में इनमें से कौन सा आइटम एक्सक्लूड रखा जाता है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता? इंटरस्टेट सप्लाई, चूंकि सीजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई इसमें कंप्यूट होगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो विल बी कंप्यूटेड अंडर सीजीएसटी एक्ट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो इंक्लूड किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। Excluding the value of inward supplies on which tax is payable by person on reverse charge basis. अगला बंदा रिवर्स चार्ज बेसिस पे जिसने सप्लाई की, जिसको सप्लाई की, जिसने सप्लाई की वो आपसे जीएसटी नहीं कलेक्ट कर रहा है, जिसको सप्लाई की वो आपसे जीएसटी का अमाउंट ले रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, तो वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं इंक्लूड होगा, वो जो पेमेंट करता है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो इसलिए सी इज योर करेक्ट आंसर। एंड डी एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज तो सप्लाईज है वेदर इट इज एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल। तो एग्रीगेट टर्नओवर की जब बात करेंगे तो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को भी ऐड करें। सो दिस इज हाउ सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, under which regulation of sea cargo manifest and transshipment regulations SCMTR 2018 can the jurisdictional principal commissioner, commissioner of custom suspend the operations or revoke the registration of an authorized carrier? Yes, definitely principal commissioner of custom या commissioner of custom registration grant करते हैं किसको? कैरियर को, ऑथराइज्ड कैरियर को। और अंडर रेगुलेशन 11 वो उसको सस्पेंड या रिवोक भी कर सकते हैं। तो रेगुलेशन 13, रेगुलेशन 12, रेगुलेशन 10, रेगुलेशन 11 ये आपके ऑप्शंस हैं, उसमें डी रेगुलेशन 11 इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 69, एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टम टैरिफ क्लासिफिकेशन अ कमोडिटी कैन बी क्लासिफाइड बाय, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टम टैरिफ क्लासिफिकेशन? ये क्वेश्चन आया है जनरल रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल से, और वो बात करता है, उसका रूल 1 जो है वो बात करता है जो क्लासिफिकेशन बेसिकली होगा टर्म्स ऑफ हेडिंग, नोट्स ऑफ सेक्शंस, नोट्स टू चैप्टर्स, ये तीनों चीजें देखी जाती हैं। ए बी सी ऑप्शंस कवर्ड हैं उसमें, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि टर्म्स ऑफ हेडिंग के बेसिस ये तीनों चीजें एक साथ देखने के बाद ही क्लासिफिकेशन होता है। टर्म्स ऑफ हेडिंग, नोट्स टू सेक्शंस, नोट्स टू चैप्टर्स। So your correct answer is all of the above. Question number 70. What is controlled delivery under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985? Controlled delivery नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में जो डिफाइन किया हुआ है वो डेफिनेशन मिलती है आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 7
क्लॉज बी, इसका प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब्ड है वो सेक्शन 50A में है। इसको जो प्रिस्क्राइब जो किया हुआ है रेड विद सेक्शन 76 में प्रोसीजर है, और इसके बारे में जो बात की हुई है वो सेक्शन 50A में की हुई है। ये पूछता है व्हाट इज कंट्रोल डिलीवरी, कंट्रोल डिलीवरी क्या है, उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है। ये कहता है डिलीवरी ऑफ नार्को सब्सटेंसेस अंडर सुपरविजन ऑफ ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 50A ऑफ द सैड एक्ट टू आइडेंटिफाई ऑफेंडर्स, सेम एज इट इज अडॉप्टेड है कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 109A में कंट्रोल डिलीवरी का सिस्टम। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो एज इट इज वर्ड टू वर्ड है जो ए में दी हुई है, डिलीवरी ऑफ नार्को सब्सटेंसेस अंडर सुपरविजन ऑफ ऑफिसर्स ड्यूली ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 50A ऑफ द सैड एक्ट टू आइडेंटिफाई ऑफेंडर्स। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बी कहता है डिलीवरी ऑफ पॉपी ग्रोन बाय लाइसेंस होल्डर टू फैक्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग, दिस इज नॉट करेक्ट। Delivery of narcotics seized by custom for destruction, this is also not correct. Government control of the delivery of narcotic substances to the factories for processing, this is also not correct. So your correct answer is A. Question number 71. Fill in the blank with the correct option. The term of a patent granted under the Patent Act 1970 is generally dash from the date of filing of application for the patent. ये क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं आना चाहिए था क्योंकि पेटेंट एक्ट को अंडर कस्टम्स आईपीआर से बाहर कर दिया है 2018 में। तो ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है फॉर कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग एग्जाम 2025, बट स्टिल अगर आया हुआ है तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। सेक्शन 53 ऑफ पेटेंट एक्ट बताता है कि वैलिडिटी कितनी होगी आपके पेटेंट के रजिस्ट्रेशन की, और एंड सेक्शन 53 प्रिस्क्राइब करता है कि वैलिडिटी जो होगी वो 20 इयर्स होगी। तो ऑप्शन ए इज 20 इयर्स, बी इज 15 इयर्स, सी इज 10 इयर्स, डी इज 12 इयर्स। करेक्ट आंसर इज ए 20 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 72. The information sought by proper officer from the importer relating to origin criteria of the goods to ascertain the correctness of the claim under Carotar 2020 Customs Administration of Rules of Origin under Trade Agreement Rules 2020 is to be provided within dash dash from the date when such information is sought. जब भी आपसे फॉर्म फर्स्ट मांगा जाएगा अंडर कैरोटार, आपको कितने दिनों में वो फॉर्म फर्स्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसकी जो टाइम लिमिट है वो 10 वर्किंग डेज है। ए कहता है 14 वर्किंग डेज, बी कहता है 5 वर्किंग डेज, सी कहता है 7 वर्किंग डेज, डी कहता है 10 वर्किंग डेज। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, 10 वर्किंग डेज। क्वेश्चन नंबर 73. Which section under Trademarks Act 1999 pertains to the assignment of trademark? ट्रेडमार्क जो असाइन किया जाता है वो किस सेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में किया जाता है? तो दैट इज सेक्शन 37। सेक्शन 37 में ट्रेडमार्क असाइन किया जाता है। तो ऑप्शंस आर सेक्शन 47, सेक्शन 44, सेक्शन 41, सेक्शन 37। डी इज योर करेक्ट आंसर, सेक्शन 37। क्वेश्चन नंबर 74. Which of the following sections of Custom Act 1962 talks about offences relating to knowingly making, signing or using false declarations or documents? ये प्रोसिक्यूशन का सेक्शन उन्होंने पूछा हुआ है, और नीचे लिखे हुए किन किन सेक्शंस में फेक साइनिंग या फॉल्स डिक्लेरेशंस के लिए
इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ऑफेंसेस जो गवर्न होंगे। तो देखिए फेक साइन और फेक डिक्लेरेशन के लिए दो सेक्शंस आते हैं कस्टम एक्ट में। एक पेनल्टी सेक्शन है 114AA और एक सेक्शन प्रोसिक्यूशन का सेक्शन है सेक्शन 132। ऑप्शंस पढ़ते हैं। सेक्शन 134 ये इनकरेक्ट है, सेक्शन 132 इज योर करेक्ट आंसर, सेक्शन 133 ये भी करेक्ट नहीं है, एंड सेक्शन 130 ये भी करेक्ट नहीं है। तो योर करेक्ट आंसर इज सेक्शन 132। क्वेश्चन नंबर 75, an appeal filed against the order of principal commissioner of custom appeals passed under section 128A of Customs Act 1962 in a baggage import case lies with which authority? देखिए जब कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास किया हो और केस हो बैगेज का, अगर कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है बैगेज के केस में तो उसकी अपील सी स्टेट में हो सकती है। बट जब कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास किया है बैगेज का केस है तो उसमें एडिशनल सेक्रेटरी के पास रिवीजन फाइल होता है, उसमें अपील फाइल नहीं होती। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कहता है ज्यूरिडिक्शनल हाई कोर्ट, बी कहता है सुप्रीम कोर्ट, सी कहता है कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, डी कहता है एडिशनल सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एडिशनल सेक्रेटरी जो है रिवीजनरी अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल होती है और डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, fill in the blank with correct option. If a person obtains an instrument from any authority by fraud and such instrument is utilized by him where the custom duty relatable to utilization of the instrument exceeds 50 lakh rupees, he shall be punishable with such an offense with imprisonment of maximum term of। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, आपने फ्रॉड से लिया, 50 लाख रुपीस से ज्यादा की वैल्यू का है, उसको यूटिलाइज भी कर लिया, तो इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो ये जो सेक्शन है वो है 135 और जहां वैल्यू ड्यूटी का अमाउंट मोर देन 50 लाख रुपीस होता है, इसमें लिखा हुआ है एक्सीड्स 50 लाख रुपीस, वहां 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है 1 ईयर, बी कहता है 5 इयर्स, सी कहता है 7 इयर्स, डी कहता है 3 इयर्स। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, with which authority shall the appeal be filed if the principal commissioner of custom or the other party is aggrieved by any order passed by the appellate tribunal regarding determination of any question having a relation to the rate of duty of custom or to the value of goods for purpose of assessment। देखिए असेसमेंट के पर्पज के लिए फाइनल अथॉरिटी जो है, फाइनल अपीलेट अथॉरिटी, वो है आपकी सी स्टेट। सी स्टेट ने जो ऑर्डर पास कर दिया इसको कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होता है विद रिगार्ड टू वैल्यू ऑफ गुड्स और विद रिगार्ड टू असेसमेंट, इसको कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए फाइनल अथॉरिटी है आपका सी स्टेट, और सी स्टेट से डायरेक्टली जो अपील फाइल होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट में। ये मामले हाई कोर्ट में नहीं जाते। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बी कहता है ज्यूरिडिक्शनल हाई कोर्ट, सी कहता है एडिशनल सेक्रेटरी, डी कहता है सुप्रीम कोर्ट। योर करेक्ट आंसर इज डी, सुप्रीम कोर्ट। अगर यही क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए होता अदर देन असेसमेंट और वैल्यूएशन ऑफ गुड्स,
अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ होता तो वो हाई कोर्ट में जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 is amendment of a bill of entry done after clearance of the imported goods on the basis of documentary evidence which was in existence at the time of imported goods were cleared। सीधे सीधे सेक्शन 149 का क्वेश्चन है। अमेंडमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट whether before clearance or after clearance is done under section 149 of the Customs Act 1962। After clearance there is a condition that says the amendment will be permitted only on the basis of documentary evidence which was in existence at the time of imported goods। So options are A section 31, B section 149, C section 41, D section 145। Your correct answer is B section 149। Coming to next question number 79, what constitutes infringement of a registered trademark under the Trademarks Act 1999। ऐसा कौन सा कृत्य है, ऐसा कौन सा काम है जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर देगा। एक कहता है यूज ऑफ आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क, उसी की तरह का, एकदम उसी की तरह का धोखा देने वाला सिमिलर मार्क का आप यूज कर रहे हो। एक बोतल आती है बिस्लरी, आपने देखी होगी, दूसरी बोतल आती है बिल्सरी, सेम मार्क, सेम डिजाइन, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। सो दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ infringement of registered trademark। So use of identical or deceptively similar mark will constitute infringement of a registered trademark। भी कहता है use of different font, नहीं, different font होगा altogether, अगर अलग सा कुछ दिखाई देगा तो वो फिर infringement नहीं है। Changes in color, that is also will not constitute infringement, none of the above। So your correct answer is A, use of identical or deceptively similar mark। Question number 80, which section of the Custom Tariff Act 1975 specifies the rates at which duties of customs shall be levied। कौन सा सेक्शन कस्टम टैरिफ एक्ट का, कौन सा सेक्शन ये स्पेसिफाई करता है कि रेट्स, ड्यूटीज कौन सी लगेगी। देखिए, जहां तक कस्टम ड्यूटी का सवाल है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेक्शन 2 में लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेवाइड एज प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 2 में बेसिक कस्टम ड्यूटी इंपोज होती है और वहीं सेक्शन 3 में एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंपोज होती है कस्टम टैरिफ एक्ट। So your correct answer is D, section 2। All other answers are section 13, section 3, section 12, section 2। D is your correct answer, section 2। Coming to next question number 81, as per foreign trade policy 2023, when goods are imported under EPCG scheme, what is the time limit for submission of installation certificate by the importer to the regional authority? Very basic question and very good question। As per foreign trade policy 2023, जब goods import हो जाए, foreign trade policy 2023 में EPCG स्कीम में goods import हो चुके, इंपोर्ट होने के बाद आपको उनको इंस्टॉल करवाना होता है। चूंकि कैपिटल गुड्स हैं तो कैपिटल गुड्स इंस्टॉल होंगी तभी काम करना शुरू करेंगी, तो इंस्टॉलेशन आपको करवाना होता है। वो इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट चार्टर्ड इंजीनियर से बनवा के कितने टाइम में आपको रीजनल अथॉरिटी को देना पड़ेगा।
तो ये जो टाइम लिमिट है जो प्रिस्क्राइब्ड है ईपीसीजी में वो है 6 मंथ्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कहता है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंपोर्ट, बी कहता है 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंपोर्ट, सी कहता है 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंपोर्ट, डी कहता है 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंपोर्ट। ओरिजिनल टाइम पीरियड जो मिलता है वो सी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंपोर्ट मिलता है। सी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 कैन ए पर्सन फाइल ए सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट के लिए सूट किस सेक्शन में फाइल कर सकता है कोई भी पर्सन? सेक्शन 70 ऑफ कॉपीराइट एक्ट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है। सेक्शन 55 ये बात करता है आपके इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट की, और अंडर दिस सेक्शन यू विल फाइल ए सूट। सेक्शन 55। सेक्शन 16 जो बात करता है वो कॉपीराइट इस एक्ट के अलावा नो कॉपीराइट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड, इस एक्ट में जैसा प्रोवाइडेड है उसके अलावा और कोई कॉपीराइट नहीं होगा, ये कहता है सेक्शन 16। सेक्शन 63 ऑफेंसेस की बात करता है, सो योर करेक्ट आंसर इज बी, सेक्शन 55। ऑल्दो ये जो सूट फाइल करने की बात है उसका आपके कस्टम ब्रोकर से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि सूट फाइल कस्टम ब्रोकर नहीं करने जाएगा, ना तो खुद करेगा, ना उसको असिस्ट करेगा कस्टम ब्रोकर, ना उसको एडवाइस दे सकता है, क्योंकि कस्टम ब्रोकर को डीप नॉलेज ऑफ फाइलिंग अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 83। Which person have been prohibited for manufacturing, purchasing, sale or transporting of explosives under the provisions of the Explosives Act 1884? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन पे प्रोहिबिशन लगा हुआ है? पजेशन पे, सेल करने पे, ट्रांसपोर्ट करने पे एक्सप्लोसिव्स को। एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1984। कौन व्यक्ति हैं जो ट्रांसपोर्टेशन, पजेशन, सेल नहीं कर सकते? एक कहता है एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल का ना हो। तो ऐसा व्यक्ति जो 18 ईयर्स का ना हो वो लीगली कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो ये आपको इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये एक्सेप्टेबल है, मतलब ये व्यक्ति नहीं कर सकता है सेल और ट्रांसपोर्टेशन। दिस कुड बी योर करेक्ट आंसर, बट भी कहता है एनी पर्सन हु हैज बीन सेंटेंस्ड or conviction of any offense involving violence or moral turpitude for a term of not less than 6 months। 6 महीने से ज्यादा के लिए कोई व्यक्ति जेल गया हो, कन्विक्ट हुआ हो, उसको सेंटेंस हुआ हो, at any time during a period of 5 years after the expiration of the sentence, और वो जो सजा हुई 6 महीने से ज्यादा की, उसके अगले 5 सालों तक उसको एक्सप्लोसिव, सेल, ट्रांसपोर्टेशन, पजेशन की का के राइट्स नहीं होंगे। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी एज पर एक्सप्लोसिव्स एक्ट करेक्ट है। सी कहता है एनी पर्सन हुज लाइसेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कैंसल्ड, वो व्यक्ति जिसका लाइसेंस कैंसल कर दिया गया एक्सप्लोसिव्स एक्ट में। Whether before or after the commencement of the Indian Explosives Amendment Act 1978, 1978 के अमेंडमेंट के बाद जिसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। 4 कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करने के लिए, और द रूल्स मेड देयर अंडर, या रूल्स को कॉन्ट्रावेन करने के लिए,
at any time during a period of 5 years from the date of cancellation of such license। कब नहीं कर सकता है? जब कैंसिल हुआ उसके 5 इयर्स तक वो ट्रांसपोर्टेशन सेल पोजीशन नहीं कर सकता। तो ए बी सी तीनों ही एक्सेप्टेबल कंडीशंस हैं, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। स्पेशल क्लास ऑफ एक्सप्लोसिव्स that are used in mines can be transported, can be possessed, और उनको उनका सेल हो सकता है, पोजीशन हो सकता है। Anyways, coming to next question number 84. How many digits are there in a GSTIN issued at the time of issue of goods and service tax registration certificate? कितने डिजिट का GSTIN नंबर होता है? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जीएसटी से। तो इट इज 15 डिजिट्स। 2 स्टेट के कोड होते हैं पहले वाले, देन 10 डिजिट आपके पैन कार्ड के होते हैं, 2 डिजिट्स आपका रेंज कोड आपका यूनिक नंबर होता है, नेक्स्ट 2 डिजिट्स, और लास्ट डिजिट जो होता है वो आपका रेंज का कोड होता है। तो इस तरह से 15 डिजिट्स का GSTIN नंबर होता है। ए कहता है 15, बी कहता है 10, सी कहता है 18, डी कहता है 12। और ये स्पेसिफिकली ये जो आपका स्टेट कोड होता है वो अगर आप दूसरे स्टेट में लेने जाओगे जीएसटी का नंबर वो चेंज हो जाएगा, स्टेट कोड चेंज हो जाएगा और पीछे का रेंज चेंज हो जाएगा, मतलब 3 डिजिट्स चेंज हो जाएंगे, उसके अलावा 12 डिजिट्स आपके सेम रहेंगे। तो योर करेक्ट आंसर इज ए 15। क्वेश्चन नंबर 85। As per customs valuation determination of value of imported goods rules 2007, what is the correct sequence of deciding the value of imported goods? Imported goods की वैल्यू को डिसाइड करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ, ये कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू, डिडक्टिव वैल्यू। अब देखिए इसमें जो सबसे पहले जो आता है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू आता है, इसलिए ए को एलिमिनेट कर दीजिए, ए को हटा दीजिए। वी कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये कुछ ठीक बात करता है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू आती है अंडर रूल 3, देन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, ये भी करेक्ट है कि ट्रांजैक्शन के वैल्यू के बाद रूल 4 आता है आइडेंटिकल गुड्स वाला, फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स रूल 5 आता है, देन डिडक्टिव वैल्यू रूल 7 आता है। दिस इज करेक्ट। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। वैसे दिस कुड बी योर करेक्ट आंसर बी, फिर भी रूल ये कहता है कि आप सारे के सारे ऑप्शंस पहले चेक करेंगे। सी कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स आफ्टर आइडेंटिकल गुड्स आता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। डी कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स और उसके बाद ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो ये भी गलत है। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे पहले रूल 3, फिर रूल 4, फिर रूल 5, फिर रूल 7। क्वेश्चन नंबर 86। What is the time limit for filing courier bill of entry for re-import of returned jewelry from the date of corresponding late export order? Leo of the courier shipping bill for export through the courier mode on an e-commerce platform. E-commerce platform पे री-इम्पोर्ट ऑफ रिटर्न ज्वेलरी के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है? तो देखिए ये जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है कोरियर के रेगुलेशंस में वो है 45 डेज। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कहता है 30 डेज, बी कहता है 15 डेज, सी कहता है 60 डेज, डी कहता है 45 डेज। डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट इज द मैकेनिज्म or mode for submission of the declarations under provisions of the Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations 2018 by various stakeholders?
क्या मैकेनिज्म होगा या मोड ऑफ सबमिशन ऑफ द डिक्लेरेशन होगा अंडर प्रोविजंस ऑफ सी कार्गो मैनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशंस 2018 बाय वेरियस स्टेक होल्डर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। स्टेक होल्डर्स कैसे अपने सबमिशंस करेंगे अंडर SCMTR? तो आपको पता है कि स्टेक होल्डर्स आइस गेट के थ्रू सारे सबमिशंस करते हैं। आइस गेट को इनेबल किया हुआ है SCMTR के रजिस्ट्रेशन के लिए, SCMTR के वेरियस मैनिफेस्ट फाइल करने के लिए, वेरियस डिक्लेरेशंस फाइल करने के लिए। तो योर ऑप्शंस आर आइस गेट साइट, CBIC site, Indian portal site, all of the above. A is your correct answer, IceGate site. Question number 88. From which date has filing of documents relating to regulatory compliance on e-Sanchit been mandatory for importers? किस डेट से ये मैंडेटरी हो गया कि ई-संचित आपको करना पड़ेगा कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स? देखिए, जिस डेट से स्विफ्ट आपका एनफोर्स हुआ, और स्विफ्ट सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड कब से इंपोज हुआ? वो हुआ 1 अप्रैल 2018 से। तो योर करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 2018। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 जनवरी 2018, 1 अप्रैल 2018, 20th May 2018, 30th March 2018. So your correct answer is B, 1 April 2018. Question number 89. Which section of the Customs Act 1962 deals with punishment for refusal to be extradited in accordance with an order made by magistrate under section 103 of the Act? ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कोई व्यक्ति एक्सरे करवाने से मना करता है और जिसका ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने पास किया हुआ है 103 में? तो कोई अगर मना करता है एक्सरे करवाने से, रिफ्यूजल टू बी एक्सरेड के लिए एक सेक्शन है कस्टम एक्ट में, दैट इज 134। उसमें 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है उस व्यक्ति को। ये कहता है सेक्शन 108, ये सेक्शन पूछ रहा है, तो सेक्शन 108 ये इनकरेक्ट आंसर है। सेक्शन 131 दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सेक्शन 134 इज योर करेक्ट आंसर। डी कहता है सेक्शन 132, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो योर करेक्ट आंसर इज सेक्शन 134. Coming to next question number 90. Which date of rate of exchange will be valid in a bill of entry presented under section 46 of the Customs Act 1962? Rate of exchange की बात करता है सेक्शन 14 का प्रोविजो, और ये कहता है कि जिस डेट को आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की उस डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज आप पे इंपोज होगा। ये बिल ऑफ एंट्री की चूंकि बात कर रहा है इसलिए हम बिल ऑफ एंट्री की बात कर रहे हैं। अदरवाइज सेक्शन जो है वो दोनों की बात करता है, बिल ऑफ एंट्री की भी, शिपिंग बिल की। द डेट ऑन विच कस्टम्स विल क्लियर द गुड्स, जिस डेट को कस्टम क्लियर करेगा, ये इनकरेक्ट आंसर है एज पर सेक्शन। बी कहता है द डेट ऑन विच द बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड इन कस्टम्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। सी कहता है द डेट ऑन विच ड्यूटी फॉर द बिल ऑफ एंट्री विल बी पेड, जिस डेट को ड्यूटी का पेमेंट करोगे उस डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगा, गलत है। द डेट ऑन विच द बिल ऑफ एंट्री इज प्रिपेयर्ड, जिस डेट को प्रिपरेशन हुई, प्रिपरेशन से कोई मतलब नहीं होता, जिस डेट को आपने फाइलिंग की और आपका नंबर आ गया बिल ऑफ एंट्री का, मतलब एक्सेप्ट कर लिया इस गेट ने, उस डेट की का रेट ऑफ एक्सचेंज आप पे लगता है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। Coming to next question number 91. This is a very interesting question. Which of the following is included in online money gaming under CGST Act 2017? ऑनलाइन मनी गेमिंग, बहुत सारे एप्स चल रहे थे जो, और उस पे बड़े बड़े
आपके एक्टर्स और प्लेयर्स लोगों को एडवाइस कर रहे थे कि इस पे आओ और ये ऑनलाइन मनी गेम खेलो। गवर्नमेंट ने क्या किया, 22 अगस्त 2025 को उसको बैन कर दिया। इस पे जीएसटी जो इम्पोज हुई थी, जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पे जुलाई 2023 में 28% जीएसटी इम्पोज की थी, कैसीनो पे, हॉर्स रेसिंग पे और ऑनलाइन गेमिंग। परव्यू में ऑनलाइन गेम को ले आई थी जीएसटी काउंसिल। कौन कौन से नीचे लिखे हुए में से क्या क्या ऑनलाइन मनी गेमिंग में शामिल है अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017? ये क्वेश्चन। ये कहता है डिपॉजिटिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड, बिना रिवार्ड के ऑनलाइन गेमिंग नहीं होती, पैसे का मामला होता है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को आप बिना किसी रिवार्ड के डिपॉजिट कर दो, ये ऑनलाइन गेमिंग का हिस्सा नहीं है। भी कहता है गेम्स रिक्वायरिंग पेमेंट और डिपॉजिट ऑफ मनी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मॉनिटरी रिवॉर्ड्स, ऐसे गेम्स जिसमें पहले पैसा जमा करो और आपका चांस बन गया या आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, तो बी ये कहता है एंड दिस कुड बी योर आंसर। सी कहता है it does not include schemes, competitions or processes involving monetary expectations। जहां मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है वहां जीएसटी का कोई काम नहीं होगा, isn't it? ए और बी में ये कहता है कि जी विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो ऐसा होता नहीं है, तो ए और बी कभी भी आपके आंसर हो ही नहीं सकते। डी कहता है बोथ ए एंड सी सॉरी, एंड डी कहता है बोथ ए एंड सी, सो ए एंड सी दोनों मिला के भी आपके आंसर नहीं हो सकते, बचा क्या बी। और बी कहता है गेम्स रिक्वायरिंग पेमेंट और डिपॉजिट ऑफ मनी, जो आप करते हो और विनिंग की एक्सपेक्टेशन से रखते हो, तो बी इज योर करेक्ट आंसर इन ऑनलाइन मनी गेमिंग, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, which section of foreign exchange management act 1999 empowers officers of custom, CGST, police, or any other officer of central government or state government to exercise such of the powers and discharge the duties of the director of enforcement or any other officer of enforcement under this act? क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एक्ट्स होते हैं उनमें ज्यादातर में ये प्रोविजन होता है इंक्लूडिंग योर कस्टम्स एक्ट। उनमें ये ज्यादातर में प्रोविजन होता है कि अगर उस विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी प्रेजेंट नहीं है तो वो काम किसी दूसरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी को दिया जा सकता है, राइट। इन दैट केस ये कहता है विच सेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एम्पावर्स ऑफिसर ऑफ कस्टम, सीजीएसटी, पुलिस और एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ये जो प्रोविजंस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में किया हुआ है वो किया हुआ है सेक्शन 38 में। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, सेक्शन 37, सेक्शन 40, सेक्शन 36, डी सेक्शन 38। सो सेक्शन 38 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे ये परव्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का या आरबीआई का कि वो अपना काम किससे करवाए, इससे कोई लेना देना डायरेक्टली कस्टम ब्रोकर का नहीं है, इसलिए ये आपके आउट ऑफ स्कोप टाइप का क्वेश्चन।
Coming to next question number 93. When is arrival manifest for imported goods required to be delivered by an authorized carrier under provisions of Custom Act 1962? अराइवल मैनिफेस्ट इंपोर्टेड गुड्स के लिए कब डिलीवर हो जाना चाहिए, ये पूछता है क्वेश्चन। एज पर प्रोविजंस ऑफ कस्टम एक्ट 1962 सेक्शन 30 से क्वेश्चन आया हुआ है और इसके सब के सब ऑप्शंस रॉन्ग। ये कहता है विद इन 12 आवर्स ऑफ द अराइवल। अच्छा, होना क्या चाहिए? सेक्शन 30 ये कहता है कि बिफोर अराइवल आपका इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट, अराइवल मैनिफेस्ट फाइल हो जाना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, अराइवल विद इन 12 आवर्स ऑफ अराइवल, ये गलत हो गया। आफ्टर 12 आवर्स ऑफ अराइवल, ये भी गलत हो गया। विद इन 36 आवर्स ऑफ अराइवल ऑफ ए वेसल, ये भी गलत है। विद इन 24 आवर्स ऑफ अराइवल ऑफ ए वेसल, ये भी गलत है। इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। इसका आंसर होना चाहिए बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल और ट्रेन और ट्रक। ऑल्दो ट्रक के केस में 12 आवर्स आफ्टर अराइवल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, an offense under section 13 subsection 2 of the act related to criminal misconduct by public servant is punishable with। ये कहता है imprisonment for a term not less than 6 months but may extend to 2 years and shall also be liable to fine। अब कोई भी मिसकंडक्ट होगा किसी ऑफिसर का, तो और अगर वो कल्प्रिट है, वो दोषी सिद्ध होता है, कन्विक्ट हो जाता है, तो 4 साल से कम सजा नहीं होगी और जो कि 10 इयर्स तक हो सकती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ्स कहता है, नॉट लेस देन 4 ईयर होना चाहिए, ये गलत है। बी कहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 2 इयर्स, ये भी गलत है। सी कहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 4 इयर्स, ये करेक्ट है, but may extend to 10 years and shall also be liable to fine। This is your correct answer as per section 13 subsection 2 of the Prevention of Corruption Act। D कहता है imprisonment for a term not less than 1 year but may extend to 7 years, ये भी incorrect है। So your correct answer is C। Coming to question number 95। What will be the warehousing period for goods warehoused under sections 865 of Customs Act 1962? जब आपको मूवर स्कीम में परमिशन मिल जाती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयरहाउस, उस केस में जब तक कंज्यूम नहीं हो जाता आपका मटेरियल, तब तक वेयरहाउसिंग की परमिशन होती है और नॉर्मल केस में आपको 1 ईयर का टाइम मिलता है। अब देख लेते हैं। ए कहता है टिल देयर कंजम्पशन और क्लियरेंस फ्रॉम वेयरहाउस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बी कहता है 1 ईयर, गलत है। सी कहता है 3 इयर्स, गलत है। डी कहता है 2 इयर्स, गलत है। ए इज योर करेक्ट आंसर, टिल देयर कंजम्पशन और क्लियरेंस फ्रॉम वेयरहाउस। Coming to next question number 96. Within how many days should a licensee apply for a fresh license under provisions of Custom Broker Licensing Regulations 2018 to the Principal Commissioner of Custom or Commissioner of Custom when there is a change in the PAN? पैन कार्ड में अगर चेंज होता है, कितने दिनों के अंदर कस्टम ब्रोकर को नया लाइसेंस अप्लाई कर देना चाहिए? तो जब भी पैन कार्ड में चेंज होगा, लाइसेंसी को जो टाइम मिलेगा वो 60 डेज का टाइम मिलता है।
नया लाइसेंस अप्लाई करके लेने के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कहता है 45 डेज, बी कहता है 60 डेज, सी कहता है 30 डेज, डी कहता है 15 डेज। बी 60 days is your correct answer. Coming to next question number 97. In case of death of licensee, what is the further period under Food Safety and Standards Act 2006? The license will subsist from the date of licensee's death for the benefit of the deceased personal representative or any other member of his family. लाइसेंसी की अगर डेथ हो जाती है अंडर फसई एक्ट 2006, एफएसएस एक्ट 2006, लाइसेंसी की डेथ होने के केस में कितने दिनों तक लाइसेंस चलता रहेगा, चालू रहेगा। अब वैसे इसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है कस्टम ब्रोकर के ऑपरेशन से। इट इज द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हु विल एंश्योर कि मेरा लाइसेंस वैलिड है या नहीं है। और कस्टम ब्रोकर को किसी भी तरीके से ये पता नहीं हो सकता कि ये लाइसेंस वैलिड है नहीं है, एक्सेप्ट कि वो आप ऑनलाइन पता करें। तो वैसे जो है इसमें 6 मंथ्स का टाइम मिलता है उसको लाइसेंस को चेंज करने के लिए उसके परिवार वालों को। ए इज 1 month, बी इज 6 months, सी इज 2 months, डी इज 3 months, बी 6 months is your correct answer. Coming to next question number 98. Under which section of the Design Act 2000 a registered design be cancelled by the Controller General of Patents, Design and Trademarks? किस सेक्शन में डिजाइन एक्ट 2000 में रजिस्टर्ड डिजाइन को कैंसिल करने के पावर कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स को है? ये कहता है सेक्शन 21 ऑफ द डिजाइन एक्ट 2000. दिस इज योर नॉट करेक्ट। ये जो पावर्स दिए हुए हैं वो सेक्शन 19 ऑफ द डिजाइन एक्ट 2000 में दिए हुए। बी इज योर करेक्ट आंसर, सेक्शन 19 ऑफ द डिजाइन एक्ट 2000. सी कहता है सेक्शन 18, डी कहता है सेक्शन 20. सो सेक्शन 19 बी इज योर करेक्ट आंसर. Coming to next question number 99. The Indian custom tariff has how many sections and how many chapters? Basic question. So sections are 21 and chapters are 98. And options देख लेते हैं। ए कहता है 21 sections and 98 chapters. बी कहता है 20 sections and 97 chapters. सी कहता है 23 sections and 98 chapters. डी कहता है 22 sections and 99 chapters. So A is your correct answer. A कहता है 21 sections and 98 chapters. Coming to next question number 100. Under the provisions of Prevention of Corruption Act 1988, what is the punishment for any person who gives or promises to give an undue advantage to another person or persons with intention to induce a public servant to perform improperly a public duty? अभी पिछली वाले सेक्शन में जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी कि कोई बंदा पकड़ा गया कितने सालों के लिए जेल जाएगा। अभी ये बात हो रही है कि किसी के कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करने का अगर कोई प्रयास करता है, कोई रिश्वत देने की कोशिश करता है, ब्राइब करने की कोशिश करता है या करता है पब्लिक सर्वेंट को, उस केस में उसको कितनी सजा हो सकती है? ए कहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और विद बोथ। ये कम है, 5 years 7 years की इम्प्रिजनमेंट है। बी कहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ। 7 सालों की सजा है अगर आप किसी को रिश्वत देने की कोशिश करते हो।
सी कहता है imprisonment for a term which may extend to 9 years or with fine or with both. डी कहता है imprisonment for a term of 3 years or with fine or with both. B is your correct answer as per section 8 of the Prevention of Corruption Act 1988. So hopefully you enjoyed